हेलो फ्रेंड्स, नवांकुर वीडियो लेक्चर्स में आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ 2D वेक्टर एंड एनालिसिस ऑफ 3D वेक्टर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स किसे कहा जाता है और ये डायग्राम भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। इसमें हमने देखा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीन पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के लिए, और ये तीनों ही 1D वेक्टर के एग्जांपल है, क्योंकि ऐसा वेक्टर फंक्शन जिसमें केवल एक स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर यूज हुआ हो उसको बोलते हैं 1D वेक्टर। 2D वेक्टर कौन है? पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर और पॉइंट एफ का पोजीशन वेक्टर, ये तीनों 2D वेक्टर्स के एग्जांपल है। क्योंकि अगर किसी वेक्टर फंक्शन में साइमल्टेनियसली किन्हीं दो स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स का यूज किया जाए तो उसे बोला जाता है 2D वेक्टर फंक्शन। और 3D वेक्टर केवल पॉइंट जी का वेक्टर है जो कि है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, क्योंकि इसमें तीनों स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स को हमने यूज किया है। उसके बाद हमने डिस्कशन आगे बढ़ाई थी ये बोलते हुए कि 1D वेक्टर्स में पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं, बिकॉज़ हर 1D वेक्टर के एक्सप्रेशन में एक सिंगल डायरेक्शन होता है और एक सिंगल ही मैग्नीट्यूड होता है। बट 2D वेक्टर्स, यहाँ पर मैंने सेपरेट एक डायग्राम बनाया पॉइंट डी का। इस फिगर को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। इस फिगर में वेक्टर बी, वेक्टर ए और इन दोनों के सम से आया है वेक्टर डी। केवल x और y एक्सिस में a, b और d, इन तीन को मैंने अलग से ड्रॉ किया हुआ है। तो y एक्सिस, x एक्सिस, पॉइंट o, पॉइंट a, पॉइंट b, यहां पर मैं मेंशन कर दूं पॉइंट b, और उसके बाद ये है पॉइंट d। पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर ai कैप, पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर bj कैप और पॉइंट d का पोजीशन वेक्टर ये आएगा मैग्नीट्यूड d। o to d की डिस्टेंस को हम ले रहे हैं अराउंड 5 डिग्री। हियर 5 इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट d, और हमने ये डायरेक्शन एंगल के फॉर्म में लिया है और एंगल हमने मेजर किया x एक्सिस से। बाय डिफॉल्ट हमने x एक्सिस को 0 डिग्री पर कंसीडर किया, y एक्सिस ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर आ गया। और अभी ये जो वेक्टर है o to d वेक्टर, ये वेक्टर x और y के बीच में है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं x एक्सिस से 5 डिग्री के इंक्लिनेशन पर ये वेक्टर d है। तो वेक्टर d जो कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट d का, इसका मैग्नीट्यूड d और डायरेक्टेड अराउंड 5 डिग्री है। और दूसरी बात जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं वो ये कि ये वेक्टर d जो है ये वेक्टर a और वेक्टर b का सम है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर a और वेक्टर b को जब आप सम करेंगे तो आता है वेक्टर d। तो यहीं से एनालिसिस स्टार्ट होता है कि एक टू डायमेंशनल वेक्टर दो तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला किन्हीं भी दो 1D वेक्टर्स के सम के फॉर्म में, ये देखिए, और दूसरा उसका खुद का मैग्नीट्यूड और इंक्लिनेशन या डायरेक्शन के फॉर्म। ये वाला फॉर्मेट है पोलर फॉर्म, ये वाला फॉर्मेट है कार्टेशियन फॉर्म। इसलिए हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई 2D वेक्टर गिवन है तो पोलर वैल्यूज कैसे फाइंड की जाए, और अगर पोलर फॉर्म में कोई 2D वेक्टर गिवन है तो कार्टेशियन वैल्यूज कैसे फाइंड की जाए। इट मींस सिंपल सा फंडा ये है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे स्मॉल a और स्मॉल b के टर्म्स में वैल्यूज गिवन है तो मैं d और phi की वैल्यूज कैसे फाइंड करूं, या फिर मुझे d और phi की वैल्यूज गिवन है तो मैं उससे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू कैसे फाइंड करूं। These are the topics we are going to discuss today। तो ये फंडा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, बिकॉज़ मैक्सिमम क्वेश्चंस में आ गया अप्रोच है इसका नहीं बट इसका। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं। सबको पता है कि किसी भी वेक्टर को, किसी भी 2D वेक्टर को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट बनता है cos phi कंपोनेंट, दूसरा बनता है sin phi। पर कंफ्यूजन हमेशा लोगों को ये रहती है कि कौन सा कंपोनेंट cos phi वाला रहेगा और कौन सा sin। हर बार लोगों में कंफ्यूजन है कि हॉरिजॉन्टल वाला cos कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल sin, बट ऐसा नहीं है। वर्टिकल भी समटाइम्स cos हो सकता है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे किसी भी तरीके की आप रियायत को भूल जाइए। वो टफेस्ट पॉसिबल सिचुएशंस आपको दे सकते हैं, और उस केस में आपको डिटेक्ट करते आना चाहिए कि किसी वेक्टर को अगर मैं दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो कौन से कंपोनेंट को श्योरली cos लेना है और कौन से कंपोनेंट को श्योरली sin। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आई श्योर कि आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
कार्टेशियन टू पोलर, ये डायग्राम है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए आई कैप, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी जे कैप, और इन दोनों के सम से पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर आया, वो है सम ऑफ ए प्लस बी, और जो है डी डायरेक्टेड अराउंड 5 डिग्री। अब मुझे चाहिए इन दो की वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूं। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा है, देखिए वेक्टर डी क्या है, वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम थ्रू पैरेललोग्राम लॉ, या फिर ए की वैल्यू ए आई कैप और बी की वैल्यू बी जे कैप। इसका मतलब वेक्टर डी जो है वो ए आई प्लस बी जे है, और ए आई प्लस बी जे को हम लिख रहे हैं ए को ए एंगल 0 और बी को बी एंगल 90, बिकॉज आई कैप 0 डिग्री पर है और जे कैप 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि वेक्टर डी जो कि ए प्लस बी का सम है, जो कि ए आई प्लस बी जे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको ए एंगल 0 और बी एंगल 90 के फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों के सम से आता है वेक्टर डी। और वेक्टर डी के खुद का एक मैग्नीट्यूड और खुद का एक एंगल है। तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और एंगल कैसे निकलेगा, इसके लिए वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले पर हम जाएंगे। वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल्स टू डी। ये है फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू, और ए आई और बी जे के बीच का एंगल 90 डिग्री cos 90। तो वेक्टर डी जो कि a प्लस b का सम था, उसको हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो वेक्टर d का मैग्नीट्यूड d ये आया फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, ये है 90, cos 90 होता है 0, ये पूरा टर्म हो गया 0। इट मींस जो 2D वेक्टर है, जो दो 1D वेक्टर्स के सम से मिलकर बना है, इस 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों 1D वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स के सम के रूट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। लाइफ में कभी भी अगर कोई वेक्टर एक्सप्रेशन आपको आता है, एग्जांपल के लिए आपको बोला गया वेक्टर v इज इक्वल्स टू 2i 3j, और आपको कहा गया वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, कुछ नहीं करेंगे आप, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को उनके साइन के साथ लेंगे, उनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का रूट आएगा रूट 13, आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो पोलर फॉर्म में निकालते हुए। आगे एंगल फाई कैसे निकाले, अगेन एंगल फाई का फॉर्मूला tan इनवर्स सेकंड वेक्टर इनटू sin थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड इनटू cos थीटा। यहां पर थीटा मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है, तो b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90, अगेन cos 90 0 sin 90 1, आंसर आया b by a। तो एंगल फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b by a। मतलब अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस केस के लिए एंगल फाई निकालिए, तो एंगल फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b by a, b मतलब -3 और a मतलब 2। इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। तो ये होता है एक 2D वेक्टर कार्टेशियन से पोलर कैसे कन्वर्ट होता है, ai plus bj वाले फॉर्मेट को d और phi वाले फॉर्मेट में आप कैसे चेंज करें। सेकंड जो कन्वर्जन है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्जन। पोलर टू कार्टेशियन मतलब हमको d और phi की वैल्यू दी है, मतलब एक वेक्टर का ओरिजिनल मैग्नीट्यूड ओरिजिन से जो होता है वो गिवन है और उसका इंक्लिनेशन किसी एक एक्सिस से गिवन है। जैसे वेक्टर d का इंक्लिनेशन मैंने x से लिया, हो सकता है y से भी हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो इंक्लिनेशन किससे लेता है। तो हमने तो x से लिया है, इसलिए हम उसी के बेस पर आगे डिस्कशन करेंगे। तो मुझे ये पता है कि मेरे 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और उसका इंक्लिनेशन कितना है फ्रॉम x एक्सिस। मुझे कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए। कंपोनेंट मतलब ये 2D वेक्टर जो कि x और y के बीच में है, इसके हेड को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं x एक्सिस में और y में, तो x एक्सिस में प्रोजेक्ट करने से आता है इसका x एक्सिस कंपोनेंट, y पे प्रोजेक्ट करने से आता है y एक्सिस कंपोनेंट। इसका मतलब x एक्सिस में स्मॉल a मीटर और y एक्सिस में स्मॉल b मीटर जाने पर आप b तक पहुंचेंगे। तो अगर मुझे d और phi की वैल्यू पता है तो स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज कैसे निकलेगी, मतलब उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमें देखना है। तो यहाँ देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OAD। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAD cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है OA, हाइपोटेनियस है OD।
OA by OD, OA मतलब स्मॉल a, OD मतलब कैपिटल D, OA मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और OD मतलब वेक्टर D का मैग्नीट्यूड। तो cos phi is equals to small a by d और small a equal to आ गया d cos phi। Similar sin phi is equals to perpendicular by hypotenuse AD by OD और जो AD है वो एक्चुअल इक्वल है OB के, और OB की वैल्यू है स्मॉल b। तो इस तरीके से sin phi हो गया b by d, यहाँ से स्मॉल b इक्वल टू निकला d sin phi। तो आपने ये देखा कि जब भी एक 2D वेक्टर को उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो एक कंपोनेंट बनता है cos phi कंपोनेंट ऑफ d, दूसरा कंपोनेंट बनता है sin phi कंपोनेंट ऑफ d। क्वेश्चन ये आता है जो कि सबसे बड़ा डाउट है, क्या हमेशा नीचे वाला cos और ऊपर वाला sin phi कंपोनेंट होगा? ना। आप ध्यान दीजिए, ये की पॉइंट है, इसको मैंने बोर्ड में कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्टली, 2 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी ऑब्लिक वेक्टर, ऑब्लिक मतलब जो x और y के बीच में है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में है, जब भी किसी ऑब्लिक वेक्टर को आप उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक कंपोनेंट हमेशा cos phi कंपोनेंट और दूसरा हमेशा sin phi कंपोनेंट बनता है। cos phi कंपोनेंट हमेशा वो बनता है जो phi से अटैच्ड है और sin phi कंपोनेंट वो बनता है जो phi से दूर होता है। यहाँ पर देखिए दो कंपोनेंट्स हैं, दो में से केवल एक ही phi से कनेक्टेड है, दूसरा phi से कनेक्टेड नहीं, तो वो जो phi के एडजेसेंट साइड में है वो बनेगा हमेशा cos phi, और जो phi से दूर है, जो phi से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, वो बनेगा sin phi। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, यहाँ पर सपोज एक 2D वेक्टर ले लेता, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 2D वेक्टर वेक्टर r, इसका मैग्नीट्यूड r, एंगल थीटा है, और सपोज ये थीटा y एक्सिस से फॉर्म कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट आएगा ये, दूसरा कंपोनेंट आएगा ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर h की वैल्यू क्या होगी और v की क्या होगी? तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी किसी 2D वेक्टर को उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो हमेशा एक की वैल्यू होती है r का sin थीटा टाइम और दूसरे की वैल्यू होती है r का cos थीटा टाइम। r मतलब जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका sin थीटा एक कंपोनेंट होता है, उसका cos थीटा दूसरा, किसे sin किसे cos। तो जो एंगल से जुड़ा हुआ साइड, यहाँ पर देखिए एंगल थीटा इन दोनों के बीच, उसमें से कौन सा कंपोनेंट h और v में से कौन सा कंपोनेंट एंगल से जुड़ा है? v। तो जो एंगल से जुड़ा है वो cos और जो एंगल से नहीं जुड़ा है वो sin। इसका मतलब इन दिस केस v becomes r cos theta and h becomes r sin theta। तो हमेशा याद रखिए, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू, क्योंकि हमेशा एक cos और एक sin बनता है। बस कंफ्यूजन ये sin कौन और cos कौन, तो याद रखें वो कंपोनेंट जो थीटा से संलग्न है, थीटा से अटैच्ड है, एडजेसेंट है, वो बनेगा cos, और जो अलग-थलग कंपोनेंट है जिसका थीटा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है डायग्राम में, वो बनता है sin थीटा कंपोनेंट। इस तरीके से एक 2D वेक्टर को कार्टेशियन स्मॉल ab वाले फॉर्मेट से पोलर d5 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और पोलर d5 वाले फॉर्मेट से कार्टेशियन स्मॉल ab वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। हमने देखा d की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, phi की वैल्यू होती है tan इनवर्स b बाई a। वैसे ही यहाँ पर a की वैल्यू होगी d cos phi और b की वैल्यू होगी d sin phi। यहाँ a और b निकाले गए हैं d और phi के टर्म्स में, वहां पर d और phi निकाले गए थे a और b के टर्म्स में। तो ये था 2D वेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस। इसके बाद हम करेंगे एनालिसिस ऑफ 3D वेक्टर। एनालिसिस ऑफ 3D वेक्टर के लिए मैंने इस डायग्राम को थोड़े प्रॉपर चेंजेस के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सारे 2D वेक्टर्स मैंने हटा दिए हैं, केवल ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c अवेलेबल है, और जो वेक्टर g है हमारा 3D वेक्टर रेड कलर का वो अवेलेबल है, और ये वेक्टर g इन तीनों का सम है a प्लस b प्लस c। इट मींस वेक्टर g ai प्लस bj प्लस c k के इक्वल है। ये कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था कि मैं ओरिजिन पर हूं, आप अगर मुझसे पूछते हैं कि वेक्टर g तक, पॉइंट g तक पहुंचने के स्टेप्स क्या हैं, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप o से a तक जाइए, देन फिर a से d तक जाइए, और फिर आप d से g आइए। मतलब पहले आप
एक्स एक्सिस के अलावा मूव करिए, देन आप वाई के पैरेलल मूव करिए, देन आप जेड के पैरेलल मूव करिए। तीनों पाथ को फॉलो करेंगे तब आप पहुंचेंगे पॉइंट जी पर। तो वेक्टर जी तक पहुंचने के लिए आपको तीनों की हेल्प लेनी है, इसलिए ये एग्जांपल है 3 डायमेंशनल वेक्टर का। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वेक्टर जी 3D वेक्टर का एग्जांपल है तो इसके एनालिसिस में हमें क्या देखना है? दो चीजें। पहला, इसका नेट मैग्नीट्यूड। जैसे याद करिए 2D वेक्टर्स जब हमने डिस्कस किया अभी, उसमें वेक्टर डी a प्लस बी था, पर उसका स्पेसिफिक अलग मैग्नीट्यूड था जो था d, जो a और b के टर्म्स में हमने फाइंड किया, और उसका एक अलग इंक्लिनेशन था x एक्सिस से जिसे हमने कहा था फाई। वैसे ही 3D वेक्टर जो कि तीनों का सम है, इसका एक इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और ये वेक्टर जो है, वेक्टर जी 3D वेक्टर है, ये तीनों एक्सिस पर इंक्लाइन है। तो तीनों एक्सिस पर इंक्लाइन है, इसीलिए तीनों के साथ इसका इंक्लिनेशन अलग अलग होगा। सपोज एक्स एक्सिस से इसका झुकाव अल्फा एंगल पर है, y एक्सिस से बीटा एंगल पर, और z एक्सिस से गामा एंगल पर है। तो x, y और z तीनों एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन अलग अलग है। तो हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज चाहिए कि x के साथ कितना इंक्लाइन है कोई वेक्टर, y के साथ कितना है और z के साथ कितना है, और साथ ही साथ ओरिजिन O से G तक की नेट डिस्टेंस या नेट डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर G है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर G। इट मींस द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट G, और कैन से लेंथ ऑफ दिस लाइन और लेंथ ऑफ दिस एरो, रेड एरो, जो कि वेक्टर G को रिप्रेजेंट कर रही है, ये होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस रिलेशन को हम यूज करते हैं, G इज इक्वल्स टू AI प्लस BJ प्लस CK, बट वी नो दैट AI प्लस BJ is given as vector D, जिसका मैग्नीट्यूड D और एंगल फाई होता था फ्रॉम x एक्सिस। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड D की वैल्यू, या मैं वेक्टर G को कैसे लिख सकता हूं? अब वेक्टर G को मैं लिख सकता हूं वेक्टर D प्लस CK, बिकॉज AI प्लस BJ को हमने रिप्लेस कर दिया D एरो से, तो वेक्टर D प्लस CK। अब इन दोनों का सम होगा वेक्टर G। तो वेक्टर G का मैग्नीट्यूड, ऐसा क्यों किया जा रहा है उस पे भी थोड़ी सी लाइट डालूंगा। इसीलिए बिकॉज आपने वेक्टर एडिशन के जितने भी लॉज या रूल्स पढ़े हैं उसमें हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ही फॉर्मूला स्टडी किया है। तीन वेक्टर्स को ऐड करने का कोई फॉर्मूला हमने स्टडी नहीं किया। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जिन तीन वेक्टर्स को हमें ऐड करना था उनमें से किसी दो को पहले ऐड करके एक आंसर फाइंड करें और उस आंसर के साथ थर्ड को ऐड करें, मतलब एट अ टाइम एडिशन होगा दो का। तो हमने ऑलरेडी AI प्लस BJ को तो ऐड करके पहले ही रखा है 2D वेक्टर में, तो AI प्लस BJ रिप्लेस हो जाएगा वेक्टर D से। अब हमें वेक्टर D को वेक्टर CK से ऐड करना है। तो वेक्टर D कौन सा वेक्टर है? 2D वेक्टर। कहां पर है? बिटवीन x एंड y एक्सिस, और x और y एक्सिस के बीच में कोई भी अगर पॉइंट या वेक्टर है तो हमेशा z एक्सिस से वो 90 डिग्री पर होता है। अगेन एग्जांपल लेता हूं मैं, ये व्हाइट बोर्ड में ये नीचे का जो एज है ये है आपका x एक्सिस, ये वर्टिकल एज जो है ये है y एक्सिस, और अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड में कील ठोकता हूं तो ये है z एक्सिस। हमेशा याद रखिए x, y एंड z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। रेड कलर का x है, ब्लैक कलर का y है, तो ग्रीन कलर का होगा z एक्सिस। और अगर a और b को मैं ऐड करूंगा तो आएगा d, और वेक्टर d x और y के बीच में, तो हमेशा इस प्लेन में कोई भी कंटेंट हो वो कंटेंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। हमेशा याद रखिए x और y एक्सिस अगर एक दीवार है तो z एक्सिस उस दीवार में ठोकी गई कील है, और उस वॉल के किसी भी पॉइंट से वो कील हमेशा 90 डिग्री पर होगी। इसलिए मैं यहां पर कमिट कर रहा हूं कि वेक्टर D जो है वो CK से परपेंडिकुलर है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, वेक्टर D x और y के बीच में है और C के परपेंडिकुलर आगे की तरफ है, जिसको तिरछा करके बनाया जाता है आपको शो करने के लिए, बिकॉज सीधा बनाने से हम 2D बॉडी में 3D इमेज नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये जो वेक्टर D है और वेक्टर C के ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। कैसे? वेक्टर D वॉल पे है
और वेक्टर सी के उस वॉल पे कील है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अगर ये लाइन डी है और मेरा ये मार्कर वेक्टर सी है तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इनको ऐड करना इजी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जी अब निकलेगा एस जी, और ये आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकेंड कॉस दोनों के बीच का एंगल, और इसका आएगा रूट। cos 90 के कारण ये सब जीरो, तो g की वैल्यू जो आएगी वो आएगी d स्क्वायर प्लस स्मॉल c स्क्वायर का रूट। अगेन वी नो दैट वेक्टर d का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। 2D वेक्टर एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर करेंगे d का तो क्या है, तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से वेक्टर g का मैग्नीट्यूड आएगा, d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से और प्लस c स्क्वायर वहां का। तो इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड ऑफ 3D वेक्टर। तो प्लीज रिमेंबर जब भी कोई 3D वेक्टर गिवन हो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो उसमें i कैप, j कैप और k कैप तीनों के कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके सम करके उसका रूट फाइंड करना है। एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल के लिए आपको एक वेक्टर गिवन है वेक्टर v, ये है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आएगा i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का रूट। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 प्लस 4 29 रूट 29। यह आया v का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में किसी भी पर्पस से फाइंड करना हो तो ये था एनालिसिस ऑफ 3D वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जी। अगला टॉपिक है डायरेक्शन, इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर जी अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा इंक्लिनेशन। 3D वेक्टर के एनालिसिस में हमने अभी ये देखा कि एक 3D वेक्टर अगर गिवन हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड हमेशा 3D वेक्टर का होता है i कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, k कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट। इस तरीके से हमारा निकला एक 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड g इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो g का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां तक का डेटा हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्लिनेशन ऑफ 3D वेक्टर फ्रॉम x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। डायग्राम में देखिए x एक्सिस से g का इंक्लिनेशन अल्फा, y से g का इंक्लिनेशन बीटा और z से g का इंक्लिनेशन गामा। ये 3D डायग्राम है जिसको 2D में बनाया गया है। तो थोड़ा सा इमेजिन करिएगा इस तरीके से। ये तीन एक्सिस है x y एंड z, x y एंड z और एक 3D वेक्टर इस तरीके से। तो अगर एक 3D वेक्टर, ये है 3D वेक्टर, तो 3D वेक्टर x एक्सिस से अल्फा डिग्री, y एक्सिस से बीटा डिग्री और z एक्सिस से गामा डिग्री पर इंक्लाइन है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच है बीटा फाइंड करना, बिकॉज बीटा एक ऐसा एंगल है जो फॉर्म हो रहा है वर्टिकल वेक्टर b से g के बीच में, और इसे थोड़ा सा इमेजिन करना और इसे सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो ध्यान रखें हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बीटा फाइंड करने के लिए, और बीटा की वैल्यू जैसी आएगी उसी बेस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे अल्फा एंड गामा की वैल्यूज को। कैसे, उसको देखते हैं। देखिए वर्टिकल वेक्टर है वेक्टर b जिसकी वैल्यू bj है जो y एक्सिस के अलोंग है, और वेक्टर g है o से g रूम डायगोनल o से g, तो o से b वेक्टर b, o से g वेक्टर g, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है बीटा एंगल। वेक्टर o से स्टार्ट होकर जो b तक जा रहा है एंड होता है b पे, और वेक्टर g o से स्टार्ट होकर g तक जा रहा है वो एंड होता है g पर। और आप देख सकते हैं b और g ये दोनों ही पॉइंट्स एक्चुअल में इस
पैरेललोपाइड के ऊपर वाले रेक्टेंगुलर फेस पर आ रहे हैं। आप ऊपर वाले रेक्टेंगुलर फेस को देखिए BEGD, और इस BEGD में B और G डायगोनल है इस रेक्टेंगल का। वेक्टर B जो O से स्टार्ट होकर B पे खत्म हो रहा है, वेक्टर G O से स्टार्ट होकर G पे खत्म हो रहा है, दोनों ही आपके इस सरफेस BEGD सरफेस के टॉप पर ही जाकर एंड हो रहे हैं। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं पॉइंट B को पॉइंट G से ज्वाइन करूंगा तो इस ऊपर वाले रेक्टेंगल का ये डायगोनल निकलेगा। तो एक्चुअल में ये वर्टिकल वेक्टर, ये ऊपर की सरफेस, ये वर्टिकल वेक्टर, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं वर्टिकल वेक्टर B और ऊपर की सरफेस का डायगोनल एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। किस तरीके की बात है कि ये है एक पोल जो वर्टिकल है और ऊपर है छत, तो छत का डायगोनल हमेशा इस पोल से 90 डिग्री फॉर्म करेगा। सिमिलर यहां पर ये ग्रीन वेक्टर वेक्टर B छत के डायगोनल BG के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इट मींस यहां पर ये जो एंगल है इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री होगा। तो यहां मैं बोल सकता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप की चीज हमें दिखेगी जो रहेगा OBG। तो OBG एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल बिटवीन OB एंड OG बीटा डिग्री है। और हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है कि हमेशा रेफरेंस एंगल जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस के बीच होता है। तो मैं कंसीडर करूंगा बेस OB को और मैं कंसीडर करूंगा हाइपोटेनियस OG को, और बीटा के सामने वाली ब्रांच होती है परपेंडिकुलर, वो बनेगी BG। तो इस तरीके से इन राइट एंगल ट्रायंगल OBG cos बीटा हमेशा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है OB मींस स्मॉल b, हाइपोटेनियस है OG जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल G। तो cos बीटा इज इक्वल्स टू B by G या बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स B by G। इट मींस जब हम एंगल बीटा फाइंड करते हैं तो एंगल बीटा का cos मतलब कोसाइन ऑफ एंगल बीटा ये आता है B अपॉन G। क्यों? क्योंकि सर बीटा दो ब्रांचेस के बीच का एंगल था, एक ब्रांच B और दूसरी ब्रांच G। तो अगर B और G के बीच के एंगल का कोसाइन B by G है तो A और G के बीच के एंगल का कोसाइन A by G होना चाहिए। वैसे ही C और G के बीच के एंगल का कोसाइन C by G होना चाहिए। तो सिंस cos बीटा is equals to B by G, similarly we can say cos alpha should be A by G and cos gamma should be C by G, और बीटा is equals to cos inverse B by G, alpha is equals to cos inverse A by G और gamma is equals to cos inverse C by G। अल्फा एंगल होता है वेक्टर A और G के बीच, बीटा एंगल होता है वेक्टर B और G के बीच, और गामा एंगल होता है वेक्टर C और G के बीच। और जब इनकी रिस्पेक्टेड वैल्यूज निकाली जाती हैं तो कोसाइन ऑफ देयर वैल्यूज ये आता है जिनके साथ वो अटैच्ड है उसकी वैल्यू अपॉन वेक्टर G का मैग्नीट्यूड। तो बीटा का cos ये आएगा B by G, अल्फा का cos A by G, गामा का cos C by G। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल OBG को समझ चुके हैं तो बीटा के लिए बेस बनेगा ये, बीटा के फ्रंट वाला बनेगा परपेंडिकुलर, सबसे लंबी साइड बनेगा हाइपोटेनियस, और cos बीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमेशा एंगल बनता है बेस और हाइपोटेनियस के बीच। तो बीटा के लिए बेस B, हाइपोटेनियस G, अल्फा के लिए बेस A, हाइपोटेनियस G, और वैसे ही गामा के लिए बेस C और हाइपोटेनियस रहेगा G। इस तरीके से तीनों की वैल्यूज के कोसाइन और तीनों की डायरेक्ट वैल्यू। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें याद रखना है वो ये कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड करने पर इट मींस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये आएगा b स्क्वायर बाय g स्क्वायर राइट हैंड साइड प्लस a स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय g स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कॉमन करेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल डिवाइड बाय g स्क्वायर, और g स्क्वायर की वैल्यू और कुछ नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का सम होती है। तो सेम टू सेम वैल्यूज को अगर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखें, इस पर भी एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक 3D वेक्टर तीनों एक्सिस से साइमल्टेनियसली इंक्लाइंड होता है, और अगर तीनों एक्सिस से उसके इंक्लिनेशन रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा और गामा है तो cos स्क्वायर अल्फा
cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का सम हमेशा 1 मिलता है। ये एक रिलेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको इजी जाएगा। ये था कंप्लीट एनालिसिस अबाउट 1D 2D 3D वेक्टर्स। 1D 2D 3D वेक्टर्स होते क्या हैं, 1D वेक्टर का एनालिसिस, 2D वेक्टर का डिटेल्ड एनालिसिस, कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन, और 3D वेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस कि एक 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, और एक 3D वेक्टर जो तीनों एक्सिस से इंक्लाइन होता है उसका इंक्लिनेशन तीनों एक्सिस से कैसे फाइंड किया जाए। तो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक जो हमने अभी कवर किया 1D 2D 3D वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर करें। थैंक यू।